हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 4 अगस्त 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, Where was the India's first Make in India green hydrogen plant in the port sector inaugurated? तो कौन से पोर्ट के ऊपर हमारा फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया? तो याद रखना, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, जो कि कहाँ पर है? कांडला, है ना। इसे कांडला पोर्ट भी कहते हैं। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो महाराष्ट्र का वो लार्जेस्ट पोर्ट है, लेकिन लार्जेस्ट कैसा? तो आर्टिफिशियल में लार्जेस्ट है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम भी लार्जेस्ट है, लेकिन विशाखापट्टनम नेचुरली क्या है? लार्जेस्ट पोर्ट है, ये भी याद रखना। ठीक है, और टोटल 13 इंटरनेशनल पोर्ट है मेरे पास। ठीक है, मतलब भारत के पास, और 200 प्लस हमारे पास नेशनल पोर्ट होते हैं। चलते नेक्स्ट। What is the theme of the BIMSTEC Traditional Music Festival held in New Delhi on 4th of August 2025? 4 अगस्त 2025 को जो आपका BIMSTEC ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था, उसकी जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो याद रखना, सप्त सुर। और सप्त सुर मतलब 7 सुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। BIMSTEC आप जानते हो, है ना। जब ये ओरिजिनली बना था तो इसका नाम था क्या? BIMSTEC, है ना। इसके अंदर 1997 के अंदर फिर कौन जोड़ दिया जाता है? तो इसमें जुड़ जाता है आपका कौन सा? म्यांमार। ठीक है, ठीक है। और आगे चल के आपका 2004 में इसमें क्या आ जाता है? नेपाल और भूटान आ जाता है। ठीक है, BIMSTEC हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ढाका, ये भी याद रखना। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते नेक्स्ट। Who is president of the Philippines who visited India for a state visit in August 2025? तो आज, है ना, आजकल में एक प्रेसिडेंट आने वाले हैं फिलीपींस के, भारत में आ चुके हैं। कौन है वो? तो उनका नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, फेर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following institutes developed India's first bio-fortified potato variety भूसोना? तो जो आपका भूसोना है वो किसने बनाया था? भारत का पहला बायोफोर्टिफाइड जो आपका पोटैटो है, तो वो कौन सा है? तो याद रखना, सीप्री, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो वाला सीप्री नहीं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो अलग होता है। ठीक है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which government schemes promotes the development and distribution of the biofortified crops in India? तो कौन सी है जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट करती है? तो याद रखना, ऑप्शन सी, पोषण अभियान। क्योंकि पोषण अभियान में क्या है कि हमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यू का जो खाना है वो लोगों तक प्रोवाइड कराना होता है, पहुंचाना होता है। तो हम उसके थ्रू क्या करते हैं, जो हमारा जो देश है उसका, लोगों का ना, बच्चों का न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, तो हम उसको प्रमोट करते हैं। जैसे PM पोषण हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which international organization collaborates with India in promoting biofortification, including iron and zinc-rich potatoes? तो इन सब के लिए कौन है जो उनके साथ मिक्स होता है? तो याद रखना आपका कौन कौन सा है? हार्वेस्ट प्लस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका हार्वेस्ट प्लस है वो उसमें क्या किया जाता है? उसकी हेल्प करता है, कोलैबोरेट करता है भारत के साथ। ठीक है, The World Bank classifies economies based on which of the following indicators? वर्ल्ड बैंक जो है वो किसी भी देश को या उनकी इकोनॉमीज को किस बिहाफ पर क्लासिफाई करता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक है, जो GNI है पर कैपिटा, उसके बिहाफ पर वर्ल्ड बैंक दुनिया की जो है उसको कंट्रीज को क्या उसकी इनकम की कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट है, What is the 2024-2025 threshold for a country to be classified as a high income economy? तो कौन सा है? तो याद रखना, GNI पर कैपिटा अबोव USD 1309.35, यानी कि इस US डॉलर से ऊपर अगर कोई कमा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? हाई इनकम इकोनॉमी में कंसीडर किया जाता है। भारत उसमें नहीं, ये ध्यान रखना। What is the India's classification under the World Bank income group? तो भारत का क्या है इसमें क्लासिफिकेशन? तो याद रखना, लोअर मिडिल इनकम के आते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Which committee is most commonly associated with the estimation and the classification of poverty and the income distribution in India? कौन सी कमेटी है जो भारत में poverty और उसके क्लासिफिकेशन को करती है? तो याद रखना रंगराजन कमेटी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, है ना। हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, हमने तेंदुलकर कमेटी भी पढ़ी थी, है ना, जिसके अंदर कुछ अलग क्राइटेरिया दे रखा था, रंगराजन में अलग क्राइटेरिया दे रखा था। Who was the chairman of National Income Committee formed in 1949? पूछ रहा है कि जो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में, उसका चेयरमैन कौन था जो इंडियाज नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए बनाई गई थी? तो कौन था? तो याद रखना पीसी महालनोबिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, महालनोबिस मॉडल भी आपने पढ़ा होगा जब आपने 5 ईयर प्लान्स पढ़े होंगे, है ना, जो आपका प्लानिंग कमीशन चलाता था। ठीक है, जो 1950 में बना था, आजकल उसी को हम नीति आयोग भी कह देते हैं। नेक्स्ट है, Which of the following institutions currently publish India's official per capita income estimates? तो कौन करता है? तो सिंपल है ना, सभी को पता होना चाहिए, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसओ क्या करता है? उसे पब्लिश करता है। चलते हैं नेक्स्ट। अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, है ना, जिसको पहले आईपीसी कहते थे, इंडियन पिनल कोड, 2023 इज द ऑफेंस ऑफ रेप डिफाइंड, है ना, कौन से सेक्शन में रेप की डेफिनेशन दी गई है? तो याद रखना 63 में। ठीक है, 63 में रेप की डेफिनेशन दी गई है ना। हमने एडिटोरियल में पढ़ा भी था इसके बारे में। What is the key principle behind the concept of a zero FIR? तो जीरो FIR का कॉन्सेप्ट कब आया था? तो ये आया था आपके निर्भया रेप केस के बाद, है ना। जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था कि अगर आपके साथ भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है और आप FIR लिखवाना चाहते हो, तो आप इंसिडेंट यहाँ हुआ है, आप FIR कहीं भी लिखवा दो, उसे जीरो FIR कंसिडर किया जाएगा। बट आपको सीरियल नंबर नहीं मिलते हैं, आपके जिस थाने के जिस जुरिस्डिक्शन में हुआ था इंसिडेंट, वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर उसे सीरियल नंबर मिल जाएंगे और आपकी जो केस है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका प्रिंसिपल? तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर सी, FIR कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और ये निर्भया रेप केस के बाद आया था 2012 वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। The POS Act 2013 is applicable to which of the following workplace? कौन से वर्कप्लेस पे लागू होता है? क्या ये गवर्नमेंट ऑफिस में होता है? नहीं। क्या सिर्फ प्राइवेट में है? नहीं। क्या सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? नहीं। ये ऑल वर्कप्लेस पे लागू होता है। ठीक है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ना, आपके चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, हर जगह ये क्या होता है? लागू होता है, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, Which of the following is not an essential component of sexual harassment as defined under the POS Act? तो क्या है जो उसके अंदर डिफाइंड नहीं है? फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, ये भी सही है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये भी उसमें आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और जहां पर भी पोस्ट एक्ट लागू होता है, जहां पर भी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC बनानी होती है। ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज बनानी होती हैं और जो मैंडेटरी होती हैं, और अगर वो नहीं पाई जाती है तो वहां पर जो है आपकी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी वो जो मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में हुआ था ना, उड़ीसा के अंदर, उस लड़की ने आग लगा ली थी, तो वहां पर भी ICC कुछ था ही नहीं। वो लड़की बार बार कंप्लेंट कर रही थी कि कोई प्रोफेसर मेरे साथ सेक्सुअली एडवांसमेंट, है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है ना, कोई सुना ही नहीं उसको, उसने आग लगा ली, उसकी डेथ हो गई थी ना, तो उसके ऊपर ICC होना चाहिए था, लेकिन था ही नहीं वहां पे। नेक्स्ट, द सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस? तो किससे डील करता है 69? तो याद रखना डिसाइटफुल कोहैबिटेशन और मैरिज, है ना, शादी का झूठा बहाना देकर या कोई किसी दूसरे लालच में किसी के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करना, है ना, उसका रेप करना, क्या कहलाता है उसमें? सेक्शन 69 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द ट्रिप्स, है ना, TRIPS एग्रीमेंट ऑफन मेंशन्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस प्राइमरली डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये हमने पढ़ा था जब हमने आज यूके और इंडिया की उस ट्रेड वाले आर्टिकल को पढ़ा था।
अब देखो ये हम 2-3 बार पहले पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, वो उनके ऊपर बार बार आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो आईपीआर थे ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, उसके ऊपर इश्यूज को लेकर आज एक आर्टिकल आया हुआ था, तो हमने उसको डिस्कस भी किया था। तो पूछता है कि जो TRIPS एग्रीमेंट है वो किसकी बात करता है, तो ये बात करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर द WTO फ्रेमवर्क। अब WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, ठीक है, और जो बना कब था, 1995 में, है ना। काफी बार हम पढ़ते हैं, पहले इससे GATT कहा जाता था। What is the primary objective of the right to repair? ये भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, बहुत अच्छा आर्टिकल था कि राइट टू रिपेयर क्या होता है। याद रखना, टू अलाउ कंज्यूमर्स एंड थर्ड पार्टीज टू रिपेयर प्रोडक्ट्स विदाउट रिलाइंग सोलेली ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। ये हमने पढ़ा था कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मेरे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं उसे मैन्युफैक्चरर के अलावा कहीं भी जाकर उसे रिपेयर करवा सकता हूं, ठीक है, ना कि मुझे फोर्स किया जाए कि मुझे यहीं से ठीक कराना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द right answer. The Justice Hema Committee report constituted by the Kerala government focused on which of the following issues? किस इश्यू पर ये बात कर रही थी, तो याद रखना किसके ऊपर बात कर रहे थे, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो वुमेन्स थी उन्होंने जो भी सेक्सुअल चैलेंज वहाँ पर फेस किए उनको लेकर, और इस बात से क्या हुआ, आगे चल के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी इशू आता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।